इतिहास के 5 मार्कर प्रश्नों के उत्तर में मुख्य रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों की जिनके साथ विशेषताएं बताइए या वर्णन कीजिए जैसे शब्द जुड़े होते हैं। तो हम जो है प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं एमपीपीएससी में, पिछले जो मेंस के एग्ज़ाम हुए उनमें उसको देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर हमको किस तरीके से लिखे जाने चाहिए और आपको कुछ मॉडल आंसर भी साथ में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में इतिहास 5 मार्कर प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों की जो मुख्य परीक्षा में 5 मार्कर के रूप में पूछे जाते हैं, जिनके लिए हमारे पास आधा पेज या के 50 शब्द उपलब्ध होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 50 शब्द या जो स्पेस हमको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस में ही हमको उस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। इस प्रश्न से संबंधित किस किस तरह के पुछल्ले शब्द हो सकते हैं उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी और आज हम देखने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है जिसमें लिखा हो कि विशेषताएं लिखिए या वर्णन कीजिए तो उनका उत्तर कैसे बनेगा। जैसे एक प्रश्न जो 2020 में पूछा गया है, बालाथल संस्कृति क्या है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा प्रश्न। तो बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इस संस्कृति का इंट्रोडक्शन हमको देना है और इंट्रोडक्शन में संस्कृति जो है तो कहाँ पर मिली है, उसका काल क्या है और वो इतिहास के किस एरा से या किस समय से वो जुड़ी हुई है, किस काल से वो जुड़ी हुई है। जैसे इतिहास को जो बांटा गया है तो उसमें से वो प्राचीन कालीन है, प्राचीन कालीन में भी कितने प्राचीन कालीन हैं, प्राचीन कालीन में भी वो पाषाण कालीन है, ताम्र पाषाण कालीन है। तो इस तरीके से वो उसकी आइडेंटिटी को हमको यहाँ पे शो करना है, इंट्रो उसका देना है, इंट्रोडक्शन दिखाना है और उसके बाद वर्णन करना है उसकी विशेषताओं का, यानी उसके जो फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, 2 शब्द हैं, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स। तो पहले हम उसके इंट्रो, और इंट्रो में कौन कौन सी बातें शामिल करनी है हमको, कहाँ मिला है। तो सामान्य से अगर हम जानते हैं इसके विषय में हमने पढ़ा है तो बालाथल संस्कृति जो मेवाड़ क्षेत्र है यानी उदयपुर जिला राजस्थान, वहाँ पर ये एक गांव है बालाथल गांव, वहाँ पर इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। यह संस्कृति जो वनास और आहार संस्कृति जो मिली है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति मिली है राजस्थान में, उसका एक स्थल है और सामान्यतः माना जाता है कि 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास का इसका काल रहा है। तो जो समय सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा है वही लगभग इस संस्कृति का, और माना भी जाता है कि वरना जो बालाथल संस्कृति के जो लोग हैं उनका किसी भी तरीके से लेन देन आदान प्रदान जो है, व्यापारिक आदान प्रदान भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ रहा है। तो एक डिस्क्रिप्शन कहाँ मिली है, किस काल से संबंधित है, ठीक है, उसकी एक रेंज के साथ ताम्र पाषाण कालीन है। ठीक है, और अगर किसी संस्कृति का स्थल है तो वो कौन सी संस्कृति है, जैसे हमने कहा ये वनास ऑब्लिक आहार, कहीं कहीं पे आहार भी मिलता है। तो आहार या आहार, क्योंकि राजस्थान में रा अधिकांशतः रा हो जाता है तो वो आहार शब्द ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल हुआ। तो वनास या आहार संस्कृति जो है उसका एक हिस्सा उसको माना जाता है। तो इस तरीके से हम एक इंट्रो बनाएंगे और इंट्रो बनाने के बाद इंट्रो में कोशिश यही करेंगे कि हम 2 से 3 लाइन में उसको हम ख़त्म कर दें ना। 3 लाइन अगर हम ख़त्म करते, सामान्यतः हमारे पास 8-9 लाइन है, 9 लाइन हम कह सकते हैं, 9 लाइनें हमारे पास हैं। उन 9 लाइन में से हमने 3 लाइन यहाँ पे खर्च कर दी, अब हमारे पास 6 है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं चाहो तो एक हेडिंग
हम बना सकते हैं विशेषताएं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो लिख देंगे फीचर, और उसके बाद 1 2 3 4 5, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। मेरे एक सजेशन रहता है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपके पास पॉइंट 5 हैं 6 हैं तो आप उसको नंबर के साथ ही प्रेजेंट करें, 1 2 3 4 5। अगर आपको कम पॉइंट्स याद आ रहे हैं, जैसे कि आपको 3 ही पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो 3 नंबर के साथ लिखना थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली नेगेटिव भी जा सकता है। ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको पॉइंट ना लिखकर इस तरीके से कुछ तीर बना दिया, कुछ भी जो आप जिस तरीके से बनाते हैं, स्टार बना दो या ये तीर बना दो, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपके पास 4-5 पॉइंट हैं तो उस 4-5 पॉइंट को आप फिर 1 2 3 में आप उसको लिख सकते हैं, 1 2 3 4। 4 भी है तो 1 2 3 4 आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो इसमें मुख्य बातें मिली हुई हैं, जैसे योगी मुद्रा में एक समाधान मिला है, एक व्यक्ति को दफनाया गया था और वो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसको दफनाया गया, तो एक विशेष बात वहाँ की है। एक कंकाल मिला है जहाँ पर उसके कुष्ठ रोग की पुष्टि हुई है। दूसरा, पत्थरों के घरों में रहते थे, वो घरों की जो उत्खनन हुआ है उसमें वो घर प्राप्त हुए हैं। और एक घर और मिला है जिसमें 11 कमरे हैं, तो एक विशेष बात उसकी है, उसका जिक्र कर सकते हैं। अधिकांश जो वहाँ के जो सामान मिले हैं जो लोग इस्तेमाल करते थे वनाज संस्कृति के लोग या बालाथल संस्कृति के, तो वो तांबे के हैं, वो हम जिक्र कर सकते हैं। और कुछ साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकाले गए हैं कि वो कृषि, पशुपालन और शिकार, इन तीनों तरीके से आजीविका अपनी चलाते थे। तो ये मुख्य बातें। जब क्या है उसका इंट्रो हमने दे दिया 2 या 3 लाइन में, उसके बाद 5 से 6 लाइन में हमने उसकी विशेषताएं लिख दी हैं। तो पर्याप्त हमारा जितनी जगह है उस जगह में हमारा ये उत्तर आसानी से आ जाएगा। और लगभग वो सारी बातें हमने कह दी हैं जो बातें हमको कहनी हैं, तो इससे जुड़ी हुई हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल आंसर जो हैं सोशल मीडिया पर और इवन यूट्यूब पर भी फैले हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे डिब्बे बना के उत्तर लिखे गए हैं। देखिए 10 प्रश्न आपके पास 5 मार्कर होंगे, उसमें से एक आध प्रश्न में आप डिब्बे बना के दिखा दोगे उनको, मतलब माइंड मैप बना दोगे, चार्ट बना दोगे, डायग्राम बना दोगे, तो वो ठीक लगता है, जस्टिफाइंग लगता है। लेकिन अगर आपने हर प्रश्न में सिर्फ डब्बे दिखाई देंगे, लिखा हुआ कम दिखाई देगा, तो मुझे नहीं लगता एज ए एग्जामिनर अगर मैं कॉपी चेक करता हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका किसी व्यक्ति पर पड़ता है। भले आपके पास जानकारियां हैं और आप शब्द बचाना चाह रहे हैं कि 50 की जगह आपने 30 शब्द में उत्तर लिख दिया, आपका समय बच गया, आपने पूरा कर भी दिया। तो पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य अच्छे नंबर लेना है। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि वो तो फिर आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे उसको मैनेज किया जा सकता है कि मुझे लिखना इतना है। देखिए 50 शब्द है, आप उसको 40 शब्द में ख़त्म कर दें, लेकिन वो पूरे हर जगह पे केवल डब्बे माइंड मैप लगें, तो वो प्रॉपर उत्तर वाली फीलिंग फिर वो चेक करने वाले व्यक्ति को भी नहीं आएगी। तो उस चीज़ से हमको बचना है, ध्यान देना है, ठीक। तो जहाँ ज़रूरी है, ऐसा नहीं हम 10 प्रश्नों में से 1 या 2 में इस तरीके से कर सकते हैं, चार्ट डायग्राम ज़्यादा बना के कुछ शब्दों को बचा सकते हैं। लेकिन हर जगह हर प्रश्न में अगर वो अप्लाई किया जाता है तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि वो नेगेटिव भी जा सकता है ना, जाएगा ही जाएगा ऐसा भी नहीं, जा सकता है, ठीक। तो अगर वर्णन विशेषताओं का वर्णन करना है और साथ में इंट्रो भी देना है, तो हम पहले इंट्रो में कहाँ, किस काल में और किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कुछ मेन जो उसकी बात है इंट्रो के रूप में शामिल करेंगे और फिर उसकी विशेषताएं बताएंगे। एक दूसरा प्रश्न हम सिर्फ वर्णन से संबंधित लेते हैं, मध्यकाल का एक प्रश्न है जो कि 2019 में वो पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमको डिस्क्राइब करना है। क्या डिस्क्राइब करना है? जन कल्याणकारी कार्य। किसके जन कल्याणकारी कार्य डिस्क्राइब करने हैं? फिरोज शाह तुगलक के, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें हैं, वर्णन करना है, जन
कल्याणकारी कार्यों का, किसके जन कल्याणकारी कार्यों का? वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रो पूछा नहीं गया है, लेकिन हम 2 लाइन में, ठीक है, 2 लाइन में हम इंट्रो बना सकते हैं। इंट्रो बना सकते हैं मतलब इंट्रो लिख सकते हैं। इंट्रो में हम मुख्य रूप से फिरोज शाह तुगलक के विषय में, क्योंकि जन कल्याणकारी कार्यों की बात हुई है, तो उसको जो है कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। एक थोड़ा इस तरीके से है, वो आपस में विरोधाभासी बात है कि निरंकुश भी है और जन कल्याणकारी है। क्योंकि राजा है तो वो निरंकुश हो गई, किसी की बात नहीं सुनेगा, जो उसके मन में आएगा करेगा। लेकिन जो मन में आएगा करेगा, उसमें वो बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ अच्छे कार्य किए। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे, और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ऐसे कार्य किए जो जन कल्याण के लिए अच्छे माने जाते हैं, कि जनता की भलाई के लिए उसने उन कामों को शुरू किया था। तो इसलिए उसको निरंकुश, जन कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। दूसरा, उसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है ना, अकबर। तो 2 उपाधियां उसको दी गई हैं, इतिहासकारों की तरफ से दी गई हैं। उस समय लोगों ने नहीं दी, या उस समय के इतिहासकारों ने नहीं दी, वो बाद के इतिहासकारों ने दी, है ना। तो उसको हम इंट्रो में शामिल कर सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को जन कल्याणकारी निरंकुश शासक या सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। उसके जन कल्याणकारी कार्य निम्नलिखित थे। ठीक, उसके बाद अब हम आ जाएंगे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और जितने भी बनते हैं उतने। ठीक, जैसे इसने कुछ विभागों की स्थापना की थी, और वो विभाग जो है स्पेशल लोगों को टारगेट करके कि इनकी भलाई का काम करना है, उसके लिए वो अलग ही विभाग बना दिया था। जैसे एक था दीवानी खैरात, जहाँ पर लोगों को भीख देने के लिए या दान देने के लिए, गरीबों को एक तरीके से दान देने के लिए उसमें व्यवस्था की गई। तो हम कह सकते हैं कि उसने कुछ जन कल्याणकारी विभाग स्थापित किए। उसमें दीवानी खैरात, और एक था दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान का काम था कि उसके समय में जो दास थे, उन दासों की हितों की रक्षा करना, उन दासों से संबंधित जो पूरा मैनेजमेंट है, तो वो दीवाने बंदगान करता था। और काफ़ी बड़ी संख्या में, सबसे ज़्यादा दास माने जाते हैं कि उसके काल में थे। दूसरा, उसने किसानों से संबंधित जो कार्य किए हैं जन कल्याणकारी, उसमें तकावी ऋण एक तरीके से दिए गए थे किसानों को। जब अकाल वगैरह था उस समय पे दिए गए थे, पुराने राजाओं द्वारा कुछ दिए गए थे। विशेष परिस्थितियों में कुछ ऋण जो हैं राजाओं की तरफ से किसानों को दिए गए थे, तो वो सब ऋण उसने माफ़ कर दिए थे। फिर वह चाहता था कि किसानों से ज़्यादा लगान वसूली की जाए, लेकिन उसके लिए किसान कम उत्पादन करें और वो सारा छीन लें, तो ज़्यादा बेहतर है कि किसानों को उत्पादन बढ़े। और नहरों का, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लगभग कहा जाता है कि 11 के आसपास उसने नहरों का निर्माण कराया था, और कई सारे कुएँ भी बनवाए। तो जो सिंचाई व्यवस्था लेके आया कि किसानों की आय में भी वृद्धि हो, उनके पास ज़्यादा पैदा होगा, उनके पास भी बचेगा, मेरे पास भी आएगा। तो एक अच्छी जन कल्याणकारी एक पॉलिसी थी, नीति थी, उसको हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, एक उसने दफ्तर रोजगार बनाया हुआ था, तो बेरोजगारों के लिए वो था। तो वो जो लोग जिनके पास काम नहीं है, उसके राज्य में रह रहे हैं, उनको किस तरीके से काम दिया जाए, तो वहाँ उनकी व्यवस्था थी कि आप अपने आप को वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब जो उस समय की जो भी प्रोसेस रही होगी उस हिसाब से। और वो उन बेरोजगारों के लिए काम करता था, दफ्तरी रोजगार। उसने अस्पताल, शासकीय चिकित्सालय खुलवाए, एक नई पहल थी, लोगों को फ्री जो है निःशुल्क चिकित्सा मिल सके। उसको नाम दिया गया था दीवाने सफ़ा। दीवाने सफ़ा एक खैराती अस्पताल हुआ करते थे। खैराती अस्पताल, सरकारी अस्पताल हम कह सकते हैं, मुफ्त जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं दी जाती थी। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे काम किए हैं। उनमें से जो मेन हमको याद आ जाते हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ कुछ भी हमने अपनी तरफ से कुछ विश्लेषण, कुछ मूल्यांकन, कुछ समीक्षा नहीं की है। जो बातें जैसी हैं वैसा हमने किया है। जैसा हमने बात भी की थी कि वर्णन विशेषताओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं
उनमें वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता से अर्थ है कि वहाँ जो फैक्ट जैसे उनके विषय में मिलते हैं हमको वैसा का वैसा लिखना है, ज़्यादा कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करनी है। ये तो फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणी कार्य, आपको स्क्रीन पर उत्तर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से उस उत्तर को हम लिख सकते हैं। लगभग शब्द सीमा, आप इसका आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो शब्द सीमा है वो पर्याप्त है, जितनी हमको चाहिए उतनी है, और वो हमारे पास जितना स्पेस है, जगह है, वो उसमें फिट भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विशेषताओं से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है या वर्णन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो हम उत्तर लिख सकते हैं। इसमें और बेहतर भी कोई तरीका हो सकता है, पर मेरा मानना है कि 50 शब्द की सीमा है तो हम 50 शब्द की सीमा, 50 शब्द हम इसमें इस्तेमाल करें। हाँ, 55-60 भी हो सकते हैं। जगह का पर्याप्त इस्तेमाल करें। जहाँ जैसे ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी में जाहिर सी बात है कि मैप्स कई सारे बनते हैं, मैप वहाँ बना सकते हैं। जहाँ चार्ट की ज़रूरत होगी वहाँ चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके से चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बेवजह ना दिखाई दे कि हमने जगह को कम शब्दों में लिख दें, जल्दी से लिख दें, इसलिए उसका इस्तेमाल किया है। ठीक, तो उसका ध्यान रखते हुए उत्तर लिखना है हमको। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे हम अलग अलग कीवर्ड से संबंधित ही इसको हम कहेंगे अलग अलग टैलेंटेड वर्ड से संबंधित जो प्रश्न रहे उन प्रश्नों पर हम बात करेंगे, और कैसे उसका उत्तर बनेगा, बेहतर उत्तर कैसे बनाया जा सकता है, तो वो उसके मॉडल आंसर साथ में हम लेते चलेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन जो है यहीं समाप्त करते हैं। इसको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं।